प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड में हैं। हालांकि उनकी इस विदेश यात्रा को लेकर पूरी चर्चा यूक्रेन पर फोकस है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे तो 20 घंटे के सफर के बाद वो जेलेंस्की के शहर कीव पहुंचेंगे। अगले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यूरोप की जिस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है। ये है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक मैसेज है, युद्ध को रुकना ही चाहिए। दुनिया इस युद्ध को लेकर चाहे दो ध्रुवों में बटी हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष भारत के तराजू में युद्ध की कोई जगह नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोप पहुंचकर जो धर्म कांटा दिखाया है, उसकी सुई युद्ध पर नहीं रुकेगी, उसकी सुई सिर्फ और सिर्फ शांति पर रुकेगी। यही भारत का मैसेज है। अब पोलैंड से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे क्या मैसेज है? पोलैंड नेटो का एक मजबूत सदस्य है। नेटो में अमेरिका और तुर्की के बाद पोलैंड की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर अहम बना देती है। वर्ल्ड मैप पर यह है पोलैंड। यहां पर नेटो के 5000 सैनिक वॉर रेडी वाले मोड में हैं। यहां है यूक्रेन। यहीं पर फरवरी 2022 से पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। और यहां है रूस। यूक्रेन से लगे रूस के कुर्स्क में इस वक्त जेलेंस्की की फौज बड़ा युद्ध कर रही है। यानी ये पूर्वी यूरोप का इलाका इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि भड़कता जा रहा है। ऐसे हर एक हमले पर युद्ध ना रुकने की मोहर लगी हुई है, लेकिन इसी जंग को रोकना एक चुनौती भी है। जिसमें अमेरिका से लेकर तुर्की और चीन से लेकर ब्रिटेन तक हर ताकत इस युद्ध को रोकने में न सिर्फ फ्लॉप साबित हुई है, बल्कि इन्होंने तो इस युद्ध में पेट्रोल डालने का काम किया है। सवाल है कि भारत क्या असर कर सकता है। पोलैंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में भारत की छवि एक गुटनिरपेक्ष देश की रही है। भारत रूस के करीब ज्यादा रहा है, लेकिन यूक्रेन से भी भारत के मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। भारत ने अब पोलैंड में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो यहां से यूक्रेन की कैपिटल कीव 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन दौरे के पहले पड़ाव पर ही भारत बताना चाहता है कि 700 किलोमीटर दूरी से ही वो अपना मैसेज 7000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना जानता है। जी हां, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से दूरी 7000 किलोमीटर है। और अब भारत बता रहा है कि दुनिया की सबसे हॉट लोकेशन का हल डिप्लोमेसी से ही निकाला जा सकता है। मोदी का ये मैसेज सीधे व्हाइट हाउस के लिए है। इस वक्त यूक्रेन की सेनाएं रूस के कुर्स्क में युद्ध लड़ रही हैं। पहले जिस जमीन से रूस यूक्रेन पर हमले लॉन्च कर रहा था, अब उसी जमीन को पुतिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध ओवरफ्लो कर चुका है। युद्ध अब अपना दायरा पार कर रहा है। अगर ये यूक्रेन और रूस की सीमा लांघ सकता है, तो ये पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक रुका रहेगा। इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए जब शांति की जरूरत है, तो युद्ध के तराजू की सुई युद्ध पर नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि कोई तो ऐसा हो जो साबित करे कि जंग के मुकाबले शांति का वजन ज्यादा है। दो ध्रुवों यानी यूक्रेन और रूस के बीच बटी दुनिया को इस वक्त भारत जैसे गुटनिरपेक्ष तराजू की जरूरत है। भारत का धर्म कांटा दुनिया को ये गुंजाइश देता है कि यहाँ सुई सिर्फ शांति पर रुकेगी, युद्ध पर नहीं। प्रधानमंत्री का पूर्वी यूरोप का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नेटो और रूस आमने सामने है। यूक्रेन ने जब से रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया है, यूरोप और रूस के बीच
तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि कुर्स्क में नेटो की सेनाएं लड़ रही हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे, तब दुनिया भर के कैमरे उनकी और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें वायरल करेंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकात में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक करीबन 2000 सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस जेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में हैं, लेकिन अब कल वो यूक्रेन में होंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जिस ट्रेन से वो सफर करने जा रहे हैं उसकी खासियत क्या है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से नहीं बल्कि वो पोलैंड ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। उनकी वॉर्सो से कीव की जो यात्रा होगी वो 20 घंटे में पूरी होगी और ये पूरा सफर रात में होगा। तो 20 घंटे की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल फोर्स 1 से करेंगे। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि लग्जरी सुविधाओं से लैस ये ट्रेन, इसमें क्या खासियत है वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेल फोर्स 1 को आयरन डिप्लोमेसी का प्रतीक भी बताया गया है। तो आयरन डिप्लोमेसी का इसे प्रतीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर से सभी लीडर इसी ट्रेन के जरिए ही कीव पहुंचते हैं। तो आयरन डिप्लोमेसी का इसे प्रतीक कहा जाता है। 200 विदेशी नेताओं ने ही इससे यात्रा भी की है, यानी कि विमान से वो यात्रा नहीं करते। इससे पहले 200 विदेशी राजनयिक और बड़े लीडर रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचे हैं और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो की बात करें, ऋषि सुनक की बात करें और जॉर्जिया मेलोनी जैसे जितने भी तमाम बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो इसी ट्रेन से कीव पहुंचे हैं, जिस ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 घंटे रहने वाले हैं। लेकिन ये लोग युद्ध को रोकने की बजाय इसे भड़काते हुए नजर आए हैं। इसीलिए पुतिन ने अपना वॉर मीटर रिचार्ज करने के लिए आखिर क्या किया है वो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म करने की पहल जिसे करनी चाहिए थी, उसने तो इसमें तेल छिड़क दिया। युद्ध की आग ऐसी भड़की हुई है कि कुर्स्क में यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इसीलिए पुतिन पहुंचे चचेनिया अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव के पास। ग्रोजनी में अपने विशेष हेलीकॉप्टर से उतरकर पुतिन सबसे पहले कादिरोव से मिले और फिर उन अफसरों से मुलाकात की जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध में सबसे खतरनाक ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। पुतिन की फोर्स जब भी कमजोर पड़ती है या नेटो से लड़ाई में पुतिन बेचैन महसूस करते हैं और उनकी वॉर बैटरी कमजोर हो जाती है, तब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ही उनकी वॉर बैटरी को रिचार्ज करता है। कमांडर कादिरोव ही रूस के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे बड़ा रिचार्ज है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस मुलाकात में भी कमांडर कादिरोव ने पुतिन की वॉर बैटरी को रिचार्ज करने का काम किया है। कादिरोव की तारीफ हुई तो कादिरोव ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ पुतिन का एक फौजी है। इस पर पुतिन ने क्या कहा वो भी देखिए। В этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам, ребята. कुर्स्क में जब जेलेंस्की की सेना ने 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, तब कादिरोव के कमांडरों ने पुतिन को बताया कि आगे का युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे कुर्स्क पर वापस कब्जा किया जाए।
ये बात शूटिंग रेंज पर एक ड्रिल के जरिए बताई गई, जिसमें कादिरव के लड़ाके गोलियों की बौछार करते हुए दिखाई दिए। पुतिन ने भी बताया कि शूटिंग रेंज में गोली चलाने और युद्ध के मैदान में गोली चलाने के बीच क्या फर्क है। Дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. इसमें कोई शक नहीं कि कादिरव से मिलने के बाद पुतिन की वॉर बैटरी रिचार्ज हो चुकी है। ऐसा कादिरव के चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल, बखमूत और डोनेस्क में करके दिखाया है। कमांडर रमजान कादिरव से मुलाकात के बाद पुतिन का वॉर मीटर टनाटन एक्टिव हो गया है। इस वॉर मीटर की सुई इतनी एक्टिव हो गई है कि पुतिन को भरोसा हो गया है कि कुर्स्क से वो ज़ेलेंस्की की फौज को खदेड़कर न सिर्फ बाहर करेंगे, बल्कि रूस की सेना के हाथों उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये भरोसा पुतिन को क्यों हुआ, अब इसकी तस्वीरें देख लीजिए। कमांडर कादिरव पुतिन को ग्रोजनी की रशियन यूनिवर्सिटी ले गया और उसने वहां पर वो हथियार दिखाए जो चेचन लड़ाकों को ट्रेनिंग के दौरान दिए जा रहे हैं, जिन हथियारों से वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ना लगातार सीख रहे हैं। снайперские винтовки различных стран, пулеметы, штурмовые винтовки, автоматический гранатомет, американская копия гранатомета РПГ-7 российского производства, сделана специально для того, чтобы можно было использовать российские выстрелы, стрелять российскими выстрелами. पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए अब 3 मिलिट्री ग्रुप तैयार किए हैं। इन तीनों के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी होगी जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी कुर्स्क के अलावा बेलग्राद और ब्रांस्क। इस वक्त ये तीनों जगह ज़ेलेंस्की की फौज के टारगेट पर है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स यहां पर एक्टिव है और वो मौका मिलते ही रूस की सेना पर हमला कर रही है। वैसे पुतिन तो पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त यूक्रेन में ऑपरेट कर रही हैं। इसीलिए पुतिन ने चेचेनिया का दौरा करके बता दिया है कि रूस इस युद्ध को लड़ने के लिए किस दिशा में तैयारी कर रहा है। क्या इजराइल को फोड़ेगा ईरान का फैंटम? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला क्यों नहीं किया है, सवाल के जवाब का अभी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सवाल के जवाब पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब जो खबरें ईरान से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने अपने बंकर से घातक लड़ाकू विमान F-4 फैंटम अटैक के लिए तैयार कर दिए हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान अब इजराइल पर जबरदस्त मिसाइलों के साथ साथ F-4 फैंटम जेट से भी हमला करने जा रहा है। इजराइल को फाड़ेगा ईरान का F-4 फैंटम। अभी तक आपने ईरान के 48 बंकरों में मौजूद एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें, बम और ड्रोन देखे हैं। अब आप देखिए ईरान का वो खूनी हवाई लड़ाका जिसे F-4 फैंटम जेट कहा जाता है। युद्ध के मैदान में ईरान का ये हवाई लड़ाका किसी प्रेत से कम साबित नहीं होगा। बाज की तरह झपट्टा मारने वाला ये ईरानी लड़ाकू जेट बहुत बड़े मिशन पर निकल चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के F-4 फैंटम को जंग में उतारने के लिए ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त खुफिया मात दी है। इजराइल का काल, ईरान का F-4 जेट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स इस वक्त इजरायली मिशन पर जुटी हुई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान इजराइल पर ऐसा हवाई हमला करने जा रहा है जिसके बारे में ना तो इजराइल को भनक लग पाई और ना ही अमेरिका ईरान के वॉर प्लान को समझ पाया। 300 दिन से ज्यादा की गाजा जंग के बाद इजराइल पर ईरान घातक हवाई हमला करने जा रहा है।
दावा किया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना के खिलाफ ईरान ने उन अमेरिकी विमानों से हमला करने का प्लान बनाया है जो 70 और 80 के दशक में ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान ने बंकर से F-4 फैंटम लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जरा देखिए ईरान इजराइल के कई इलाकों पर किस तरह से हमला करने जा रहा है। खबर के दावों के मुताबिक ईरान ने इसलिए इजराइल पर हमला करने में देरी की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को हमला करने के लिए तैयार कर सके। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरानी वायुसेना के टॉप फाइटर पायलट्स ने F-4 फैंटम से इजराइल पर हमला करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दावा किया गया है कि इजराइल पर F-4 फैंटम जेट से बड़े हवाई हमले किए जाएंगे। खासतौर से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर ईरान की खास नजर है। दावों के मुताबिक अगर ईरान के लड़ाकू विमान F-4 फैंटम इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरह से अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित होगा, क्योंकि ईरान के पास जो फैंटम 4 लड़ाकू विमान इस वक्त हैं, वो सभी लड़ाकू विमान ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान अपने मिसाइल और हवाई ताकत के दम पर ही इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकियां दे रहा है और ईरान की धमकी को पीएम नेतन्याहू जरा भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। دانشمندان هسته‌ای را در خیابان‌ها ترور کنند تا یک کشور از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. برای اونها سناریوهای مقابله رهبر یک جریان انقلابی و مبارز آزادیخواه कैसे ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका से F-4 जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया और अब यही F-4 फैंटम जेट इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने ईरान को मैकडॉनल्ड डगलस F-4 फैंटम विमान के कलपुर्जों की तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि एक अमेरिकी ईरानी F-4 फैंटम जेट को जबरदस्त हवाई ताकत देने के लिए लगातार अमेरिका से जेट के कलपुर्जों की तस्करी कर रहा था। दावा किया गया है ईरानी जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर जेफरी नादर ने कैलिफोर्निया स्थित कंपनी प्रो एरो कैपिटल के जरिए F-4 फैंटम जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के जेम्स बॉन्ड जेफरी नादर ने 2023 से ईरान को लगभग 30 जेट विमानों के लिए कलपुर्जे पहुंचा दिए थे। ईरान को अमेरिका से 1979 में F-4 फैंटम विमान मिले थे। दावा किया जा रहा है ईरान के पास बंकर में 60 से ज्यादा F-4 फैंटम फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 एयरबेस हैं जिन पर लगभग 60 F-4 जेट तैनात हैं। एयरबेस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और हमादान में ईरान ने हमला करने के लिए F-4 फैंटम तैनात कर रखे हैं। F-4 2 सीटों वाला फाइटर जेट है। पूरी तरह से लोड किए गए F-4 का वजन 28 टन हो जाता है। F-4 दूसरे विमानों की तुलना में 10 फीट लंबा है। बहुत भारी होने के बावजूद F-4 मैक 2.2 पर उड़ सकता है और 60,000 फीट तक पहुंच सकता है। F-4 अपने पंखों और धड़ के नीचे 9 हार्ड पॉइंट पर 18,000 पाउंड की मिसाइलें, बम, बाहरी ईंधन टैंक और जैमिंग गियर ले जा सकता है। हवाई युद्ध के लिए फैंटम 4 हीट सीकिंग AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइलों के साथ साथ 4 दूसरे AIM-7 स्पैरो सेमी एक्टिव रडार मिसाइलों को ले जा सकता है। इन सभी खासियतों के अलावा फैंटम को इतिहास का शायद सबसे बहुमुखी युद्धक विमान माना जाता है। F-4 हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर लड़ाई और टोही उड़ानों की बेमिसाल खासियतें रखता है। F-4 फैंटम के हमलों को देखते हुए ही इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. अब आप अंदाजा लगा लीजिए ईरान इजराइल पर हमला करने में देरी क्यों कर रहा है। क्यों इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने अपने मिसाइल शहरों से दुनिया को चौंका दिया है। फाइटर जेट के साथ साथ ईरान मिसाइलों से घातक हमले का प्लान बना चुका है।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान ने बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके, खासतौर से आयरन डोम को। ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही ना बचे। 31 जुलाई को तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को बेहद खुफिया तरीके से एक जबरदस्त धमाके में मार दिया गया था, जिसके बाद से ईरान इजराइल से खूनी बदला लेने के लिए बुरी तरह से मचल रहा है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरान कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इजराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है, बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند، مدام اشتباه در محاسبه میکنند و این بار همین اشتباه را تکرار کردند. باز هم خواهند کشید، خواهند یافت کی کجا چگونه